नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका ई अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, हमने पर्यावरण पारिस्थितिकी का हाल ही में सेशन स्टार्ट किया है। तो उसी क्रम में हमने पार्ट 1 में आपको समझाया कि उसका सिलेबस क्या है और उसके सोर्सेज क्या हैं और बाकी प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो क्या है उसका वेटेज, वो भी हमने आपको बताया। तो आज उसी क्रम में हम अगला सेशन लेके आए हैं जहाँ से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं सब्जेक्ट की, और इसी सब्जेक्ट को हम विद क्वेश्चंस करवाएंगे। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस इतना सा निवेदन है कि यदि आप सभी लोग जो हमारे सेशन सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी हमारा कोई भी सेशन स्टार्टिंग से इस सेशन को स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर देखें और हर सेशन को स्टार्टिंग से अंत तक ज़रूर देखें, और ताकि जो भी चीज़ें रहती हैं आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी। तो बात करेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। देखिए ये सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना। और वर्तमान में इसकी मांग भी बहुत है, मतलब ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पारिस्थितिकी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पारिस्थितिकी किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। जो ग्रीक का शब्द है ओइकोलॉजियो, ठीक है। ओइकोलॉजियो है जो शब्द, ओइकोलॉज जिसे बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जी साइलेंट रहता है तो ओइकोलॉज से लिया गया है, जिसमें ओइकोस का मतलब जो होता है वो होता है आसपास का क्षेत्र, ठीक है। वहीं जो लोगोस का जो अर्थ होता है वो होता है अध्ययन, यानी कि आसपास का जो भी क्षेत्र है उसका अध्ययन करना ही क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पारिस्थितिकी का जो मतलब है कि घर का अध्ययन करना, यानी कि जिस जगह है उस जगह आसपास का अध्ययन करना ही पारिस्थितिकी का मतलब होता है। अब सही ढंग से हम बोल सकते हैं कि पारिस्थितिकी एक बहुआयामी विज्ञान है, और विज्ञान की अन्य शाखाएं जैसे कि भूगोल विज्ञान, मौसम विज्ञान, भूतत्व, भौतिकी, रसायन विज्ञान के साथ ही इसका संबंध भी है। तो इन सभी के बारे में इसी के साथ ही वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना ही क्या होता है? पारिस्थितिकी होता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार आविष्कार किसने किया? तो जर्मन के जो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हेकेल ने इसका प्रतिपादन किया। और पर्यावरण का भी मतलब यही होता है, पर्यावरण यानी कि हमारे चारों ओर का घेरा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे चारों ओर का वातावरण जिसमें सभी जीवित प्राणी रहते हैं और अन्योन्य क्रिया करते हैं उसे कहते हैं पर्यावरण, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी पारिस्थितिकी के घटक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी के घटक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। जैविक और अजैविक। तो जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? जैविक घटक वो होते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक कारक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीवों को संदर्भित करते हैं, ठीक है। जिसमें पौधे हो गए, जानवर हो गए, पक्षी हो गए, कवक हो गए, बैक्टीरिया हो गए, प्रोटोजोआ हो गए, ये सभी शामिल होते हैं इसमें। तो वो होते हैं जैविक घटक। वहीं अजैविक घटक, इसमें पारिस्थितिकी तंत्र में उपस्थित सभी गैर जीवित चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे कि बात करते हैं किसके बारे में? गैर जैविक जो जीवित चीज़ें होती हैं उसमें भौतिकी से संबंधित और रासायनिक से संबंधित, अजैविक घटक से संबंधित हैं ये सारी चीज़ें, जिसमें सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, जिसमें देखो जीवन नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, तापमान हुआ, पानी हुई, मिट्टी हुआ, गैस लवणता हुआ, आर्द्रता हुआ, वायु हुआ, ये सभी क्या है? अजैविक घटक हैं, ठीक है। और वातावरण, लिथोस्फीयर, जल स्थान से ये उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को किस में रखा गया है? अजैविक घटक में और जैविक घटक में। अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो जैविक घटक होता है तो उसमें क्या होता है कि इसमें सभी जीवों को, मतलब सभी जीवों को लिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में वो जीव चाहे कीड़े मकोड़े से लेकर क्या कहते हैं मानव तक, ठीक है। तो जो भी जीव होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। वहीं पौधे हो गए, है ना, वो भी क्या कहते हैं इसी में आते हैं। पौधे हुए, जानवर हुए, पक्षी हुए, कवक हुए, बैक्टीरिया हुए, ये सभी किस में आते हैं?
जैविक घटक में आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फूड चेन के बारे में। तो खाद्य श्रृंखला के बारे में बात करेंगे। तो जो खाद्य श्रृंखला है वो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर क्या होता है, निर्भर होता है। सभी जीव वनस्पतियों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन पर निर्भर होते हैं। वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं और इस भोज्यक्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो कि पौधे का प्रत्यक्ष रूप से मतलब पौधे पर निर्भर होते हैं, यानी कि उनको ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे को उत्पादक या स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, पौधे को क्या कहते हैं, पौधों को उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। तो क्वेश्चन से वनडे एग्जाम में पूछ लेगा कि भाई पौधे को क्या कहते हैं, उत्पादक या उत्पादक कहते हैं या सुपोषी कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, योग्य चीज़ें हैं, ये दोनों ही एक ही हैं। ठीक है, बाकी जंतुओं को क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। जो उत्पादक हैं वो क्या हैं, तो जो उत्पादक हैं वो ऐसे पौधे जो प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। बाकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधों का क्लोरोफिल जिसे क्या कहते हैं, हरित लवक कहते हैं, पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो ये क्या हो गया, उत्पादक की ये विशेषता हो गई। अब उपभोक्ता के बारे में बताते हैं। तो जो उपभोक्ता होते हैं वो सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। पहली बात तो यही चीज़ें याद रखनी है कि जो सभी जंतु हैं वो किस में आते हैं, उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। अब उपभोक्ता भी 3 प्रकार के होते हैं। उपभोक्ताओं को भी 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कौन कौन से होते हैं, तो ये देखते हैं। तो जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, जितने भी शाकाहारी जंतु हैं वो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। और बाकी जो शाकाहारी जंतु हैं वो वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ये शाकाहारी जंतु कौन कौन से होते हैं, तो शाकाहारी जंतुओं में कौन कौन आते हैं, खरगोश आता है, गाय आती है, भैंस आती है, बकरी आती है, हिरण आता है, चूहा आता है, बंदर आता है, हाथी आता है, जिराफ आता है। ये सभी कौन से उत्पादक श्रेणी में है, ये प्रथम उत्पादक श्रेणी में, उपभोक्ता श्रेणी में है। सॉरी, उत्पादक नहीं, प्रथम उपभोक्ता श्रेणी में है, जो केवल और केवल वनस्पतियों का ही भोजन करते हैं। बाकी द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से उपभोक्ता आते हैं, तो ये चलिए देखते हैं। तो वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी की उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। और द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं के वर्ग में उन्हें रखा जाता है। ये क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जैसे कि मेढक हुआ, मछली, कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी, जंतु, छिपकली इत्यादि। ये किस में आते हैं, द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता में आते हैं। अब बात करेंगे तृतीय श्रेणी उपभोक्ता की। तो तृतीय श्रेणी उपभोक्ता में वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं और उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है, जैसे कि वाज हुआ। यानी कि जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं उन्हें कौन ग्रहण करता है, वो करता है खाने के रूप में तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। तो जाहिर सी बात है कि उनसे बड़े जानवर होंगे, तो उसमें हो गया जैसे कि बाज हुआ, गिद्ध हुआ, शेर हुआ, भालू हुआ, ये तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के रूप में देखे जाते हैं। वहीं जो अपघटक होता है, तो अपघटक का क्या काम होता है, अपघटक के अंतर्गत सभी सूक्ष्म जीव आते हैं जो सभी मृत जीवों के बाद उनके मतलब वो क्या करते हैं, जो उनका जो शरीर होता है उन अवयवों को तोड़कर उसका अपघटन करते हैं। ठीक है, वो सभी अपघटक में आते हैं। ठीक है, जितने भी जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई भी जानवर जब देखते हैं मर जाता है, तो मरने के बाद क्या होता है कि उसमें सड़न पैदा हो जाती है। सड़न पैदा होने से क्या होता है, उसमें कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, छोटे छोटे। धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, वो अपघटन करना स्टार्ट करते हैं, उनको खाना स्टार्ट करते हैं। और एक समय क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें उसमें क्या होता है कि मिट्टी में वो मिल जाती हैं और वो चीज़ का बिल्कुल भी अपघटन हो चुका होता है, वो चीज़ें वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती हैं, क्योंकि वो कौन अपघटन कर रहा है, वो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव।
ठीक है, सूक्ष्म कीड़े मकोड़े ही उसका अपघटन कर देते हैं और वहाँ से क्या होता है, एक बहुत ही बोले तो खाद वाली है, यूँ बोले तो एक पोषक मिट्टी का निर्माण हो जाता है जो पेड़ पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये हमारा अपघटन जो है, अपघटन में सूक्ष्म जीवों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अब इन जो चीज़ों को हमने बताया, अब इसे हम देखेंगे क्वेश्चंस फॉर्म में कि क्वेश्चंस फॉर्म में कैसे पूछते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक क्वेश्चंस हैं। जब बेसिक क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो हम करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ कराएंगे और करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फिर से आपको लगवाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि क्वेश्चंस लगाने में कितना आसानी हमें हो रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है और इसमें से सही स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट है कि अर्नेस्ट हेक्ले ने सन 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि पारिस्थितिकी जीवों के पारस्परिक वातावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जीव को व्यष्टि कहते हैं। पारिस्थितिकी के जो टर्मिनोलॉजी होती है उसमें जीव को व्यष्टि के रूप में भी बोला जाता है। अगर व्यष्टि आ जाए तो उसे जीव से समझिएगा, उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो जीव है वो पारिस्थितिकी के संगठनों में सबसे मूल है, यानी कि सबसे प्रमुख है, उसके लिए सबसे मूल इकाई है। ठीक है, तो जीव पारिस्थितिकी के संगठनों में सबसे मूल है। ये भी स्टेटमेंट सही है। फोर्थ स्टेटमेंट है कि एक ही प्रकार के जीव जो आपस में संकरण की क्षमता से युक्त हैं और निषेची संतति को जन्म देते हैं ताकि जो जाति है वो जाति कहलाती। कहने का मतलब ये है कि एक ही प्रकार के जीव जो एक ही प्रकार के जीव से उसी में और भी जीव क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पूरी जाति कहा जाता है, तो जाति के रूप में समझा जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसलिए इसके स्टेटमेंट सारे के सारे सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जीव हैं, जीव हुआ जीव से बड़ा होता है समष्टि, समष्टि से बड़ा होता है समुदाय, समुदाय से बड़ा समुदाय से देखो जीव से मिलकर बनता है समष्टि, समष्टि से मिलकर बनता है समुदाय, समुदाय से मिलकर बनता है पारितंत्र और पारितंत्र से मिलकर बनता है बायोम। बायोम में क्या होता है कि तीनों मंडल बायोम के अंतर्गत आ जाते हैं और जैव मंडल पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तर होते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, बायोम के अंतर्गत आते हैं। जैव मंडल हुआ, स्थल मंडल हुआ, है ना, ये जो तीनों मंडल हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, बायोम के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो जीव है तो वो सबसे मूल इकाई है और बाकी जैव मंडल सबसे व्यापक है। तो जो जैव मंडल होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो वहीं जर्मन जो वैज्ञानिक थे अर्नेस्ट हेकेल, जिन्होंने 1866 में पारिस्थितिकी शब्द का क्या किया, प्रतिपादन किया और इसके अंतर्गत जीवों तथा वातावरण के परस्पर संबंध के अतिरिक्त समष्टियां, समुदायों और पारतंत्र, बायोम तथा जैव मंडलों का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक जाति ऐसे जीवों का संकुल होता है, यानी कि कहने का मतलब होता है कि एक जाति ऐसे जीवों का कुल होता है जो आपस में संकरण की क्षमता से युक्त हो और निषेची संतति को जन्म दे। और उससे क्या होता है, स्पीशीज जो जाति होती है उसका क्या होता है कि जाति वहाँ से बन जाती है। इनके मतलब एक के बाद एक, यानी कि किसी भी जाति का कोई एक समूह पूरा बन जाता है उससे। और इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों और प्राणियों की जातियों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है ना। और सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि जीवों का एक समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और पारस्परिक क्रिया करते हैं जैविक समुदाय कहलाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि जीवों के समुदायों और भौतिक पर्यावरण के उनके साथ संबंध से पारतंत्र का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। जब जीव होंगे तो जीव के आसपास क्या होगा, भौतिक पर्यावरण होगा। भौतिक पर्यावरण में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है,
तो वही वो सारी चीज़ें वो अजैविक जो जैविक आपको अजैविक घटक और अजैविक घटक बताते थे, तो जो अजैविक घटक के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं रासायनिक और भौतिक रूप से, वो सारी की सारी चीज़ें जिनमें क्या कहते हैं, क्या नहीं होती है, जिनमें अरे उसको क्या बोलते हैं, जिसमें अरे कहने का मतलब ये है कि उसमें क्या नहीं होती है, जान नहीं होती है, राइट, जान नहीं होती है, या बोलें कि उनके अंदर जीवन नहीं होता है। वो सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो क्या होती हैं, वो अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं, और वही जो होते हैं वो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भी आते हैं। तो इनका जो संबंध है वो सभी मिलकर ये क्या करते हैं, पारतंत्र का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही है। फोर्थ क्या बोल रहा है कि भूदृश्य एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई है जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों तथा संबंध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाया जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ना, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो जो जनसंख्या है वो किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादपों प्राणियों की जातियों के समूह को कहते हैं, ठीक है। जनसंख्या किसे किसे कहते हैं कि किसी आवासीय क्षेत्र में रहने वाले पादप में वही आते हैं पेड़ पौधे ये सभी, और प्राणियों की जो जाति होती हैं, प्राणियों की जातियों में कहा जाए मनुष्य की प्राणी जाति और क्या कहते हैं जीव जंतुओं की ये सभी मिलकर ही क्या होता है, इन सभी को जनसंख्या कहा जाता है। और जीवों का एक ऐसा समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक ही क्षेत्र में रहते हैं और पारस्परिक क्रिया करते हैं, उसे क्या कहते हैं, जैविक समुदाय कहा जाता है। जीवों का समुदाय पर्यावरण जिसमें रहते हैं उसे पारतंत्र कहा जाता है, ठीक है। जो जीवों का समुदाय होता है जो पर्यावरण में रहते हैं, जीवों का समुदाय, लेकिन जिस पर्यावरण में रह रहा है तो उस पूरे उसको क्या कहेंगे, उसे पारतंत्र कहेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, इनको पकड़ना, और ये अगर पकड़ ली ना तो ये सब्जेक्ट जो है ना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो पारतंत्र के अंतर्गत क्या आते हैं, जीवों का समुदाय, और जो जीवों का समुदाय और जहाँ रह रहा है उस पर्यावरण को ही मिलकर वो क्या बनाएगा, पारतंत्र का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो भूदृश्य भूमि की एक ऐसी इकाई जो मोज़ेक नुमा भूभाग की प्राकृतिक सीमाओं से घिरी रहती है। ये भूभाग विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाते हैं और एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई को एक प्रमुख प्रकार की वनस्पति और संबंध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती हैं, उसे जीवोम कहलाती है। तो ये सही है, ठीक है। तो वहाँ पर स्टेटमेंट गलत दे रहा था, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ बिल्कुल सही है कि जो भूदृश्य है, भूदृश्य भूमि की एक ऐसी इकाई है जो भूभाग की प्राकृतिक सीमाओं से घिरी रहती है, और ये भूभाग विचित्र प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र को दर्शाते हैं, और एक बड़ी क्षेत्रीय इकाई जो एक प्रमुख प्रकार की वनस्पतियों और संबंध प्राणी जातियों द्वारा एक विशेष जलवायु मंडल में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, जीवोम कहते हैं। तो जीवोम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन से हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही है ये देखना है आपको। 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि सभी जीव अनिवार्यतः आहार ऊर्जा आवास, सभी जीव आहार ऊर्जा आवास और अन्य जरूरतों के लिए पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है कि पर्यावरण एक स्थैतिक संकल्पना है। भाई पर्यावरण स्थैतिक कैसे हो सकता है, पर्यावरण स्थैतिक नहीं हो सकता। आज मौसम कुछ और है, कल मौसम कुछ और है ना। तो ये स्थैतिक नहीं है, ये गतिशील है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट है कि पर्यावरण के दोनों घटक जैव और अजैव स्थिर होते हैं। भाई ये भी स्थिर नहीं हो सकते। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आपको बताते हैं कैसे। तो सभी जीव जो विषाणुओं से लेकर मानव तक हैं, ठीक है। जब सभी जीव की बात आती है तो उसमें छोटे छोटे जीवों से लेकर मानव तक की बात की जाती है। तो अपने भोजन और ऊर्जा, जल, ऑक्सीजन आदि जरूरतों के लिए पर्यावरण पर ही क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और पर्यावरण एक क्या है, गतिशील संकल्पना है, यानी कि पर्यावरण एक गतिशील है
और इसके जो घटक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, जिनके बारे में हमने ऊपर डिस्कस किया आपके साथ। ठीक है, ये जो होते हैं वो इनके अंदर समय समय पर बदलती रहती हैं चीज़ें, और ये प्रभावमान यानी गतिशील और बदलते रहते हैं, इसलिए ये स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, ये स्थिर नहीं होते हैं, अस्थिर होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं। अब आपको ये जैविक और अजैविक घटक पता होना चाहिए, तभी आप कंप्लीट कर पाएंगे कि जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने आपको बताया था कि जैविक घटक के अंतर्गत वो सारी चीज़ों को रखा जाता है जिनमें क्या होता है, जिनमें जीवन संभव होता है। ठीक है, इसमें सभी जीव होते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं, जैविक घटक के अंतर्गत। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आते हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत वो आते हैं जो गैर जीवित चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो गैर जीवित चीज़ें होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत। ये हमने आपको ऊपर भी बताया था। तो यहाँ बात कर रहा है कि गैर हरित पौधे पर्यावरण के महत्वपूर्ण अजैविक घटक होते हैं, तो इसमें से ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पौधे तो जब कि जैविक घटक में आते हैं, वही मिट्टी पर्यावरण की जैविक घटक है, तो मिट्टी अजैविक घटक है ना कि जैविक घटक, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थर्ड बोल रहा है कि भूगर्भिक जीव विकास सतह अधः स्तर और एक जैविक घटक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपको बता दें, हमने आपको ऊपर भी डिस्कस किया था कि पारिस्थितिकी के दो घटक होते हैं, कौन कौन से, जैविक और अजैविक। ठीक है, जैविक के अंतर्गत सभी जीव आते हैं, चाहे वो पौधे हों, जानवर हों, क्या कहते हैं, पक्षी हों, कवक हों, बैक्टीरिया हों, प्रोटोजोआ हों, ये सभी किसके अंतर्गत रखे गए हैं, जैविक घटक के अंतर्गत। वहीं अजैविक घटक के अंतर्गत वो चीज़ें रखी जाती हैं जो गैर जीवित चीज़ें होती हैं, वो सभी किसके अंतर्गत आती हैं, अजैविक घटक के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें भौतिक और रासायनिक तत्व जैसे अजैविक घटक भी शामिल होते हैं, जिनमें प्रकाश हुआ, सूर्य का प्रकाश हुआ, ऑक्सीजन हुई, हाइड्रोजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, तापमान हुआ, पानी हुआ, मिट्टी हुआ, गैस हुई, लवणता हुई, आर्द्र हुई, वायु हुई, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगी, ये आएंगी अजैविक घटक के अंतर्गत। तो ठीक है, देखा आपने, ये आपको कितना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने में कितना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि समुदाय का निर्माण विभिन्न प्रकार के पारतंत्रों के संयोग से होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है कि समुदाय का निर्माण विभिन्न स्तर के पारतंत्रों के संयोजन से होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है कि पारतंत्र विभिन्न प्रकार के बायोम जीवों के संयोजन से बनता है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही है। जो पारतंत्र से मिलकर ही तो बायोम बनेगा। पारतंत्र एक बहुत छोटा पारतंत्र के रूप में एक पेड़ को भी देखा जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं कि एक पेड़ को भी पारतंत्र के रूप में देखा जा सकता है। जैसा कि पेड़ आपको पता है कि एक जैविक घटक के अंतर्गत आता है, उस पर सभी जीव एक जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन ले रहा है ना, और क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी को नीचे से क्या कर रहा है, मिट्टी में से पानी को क्या कर रहा है, सोख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक वो क्या कर रहा है, पारतंत्र का निर्माण कर रहा है, यानी कि पेड़ है वो क्या हो गया, पारतंत्र हो गया। तो पारतंत्र से मिलकर ही क्या बनेगा, बायोम बनेगा। और बायोम में हमने आपको बताया था तीनों मंडल बायोम के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो जैव मंडल बायोम के बृहत्तर संकल्पना है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 2 और 3 स्टेटमेंट सही थे। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि पारिस्थितिकी के मुख्य 6 प्रकार के संगठन होते हैं, संगठन स्तर होते हैं। तो पारिस्थितिकी के 6 स्तर कौन कौन से होते हैं? पहले होता है जीव। जीव के बाद क्या होता है, जीव सबसे छोटी इकाई है और मूल भी इकाई है। जीव के बाद होता है, मैं इस तरीके से करती जा रही हूँ, जीव और जीव, और जीव के बाद होती है समष्टि एस,
इसके बाद होता है समुदाय, इसे कम्युनिटी से बोल देते हैं। और उसके बाद होता है पारतंत्र, पी। इसके बाद जो होता है वो होता है जीवोम, यानी कि जी। उसके बाद होता है जे फॉर जैव मंडल, ठीक है, जैव मंडल। तो इस तरीके से ये देखा जाता है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 की 6 पूरी यहाँ पर इस तरह को दर्शाया गया। तो जो जीव होती है वो सबसे छोटी इकाई होती है और मूल इकाई होती है। जीव से बड़ा होता है समष्टि, समष्टि से बड़ा समुदाय, समुदाय से बड़ा पारतंत्र, और पारतंत्र से बड़ा होता है जीवोम, और जीवोम से मिलकर जीवोम से बड़ा बनता है जैव मंडल, ठीक है। तो इनमें जो जीव है वो सबसे छोटी इकाई है, वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। पारतंत्र का निर्माण विभिन्न प्रकार के समुदायों के संयोजन से हुआ है, ना कि समुदाय का निर्माण पारतंत्रों के संयोजन से। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई थी ऊपर, इसीलिए वो स्टेटमेंट गलत हुआ था कि पारतंत्र का निर्माण किसके द्वारा होता है, विभिन्न प्रकार के समुदाय से होता है। समुदाय, विभिन्न प्रकार के समुदाय मिलकर ही एक पारतंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। और समुदाय का निर्माण संयोजन से, समुदाय का निर्माण पारतंत्र से नहीं होता है, बल्कि जो पारतंत्र का निर्माण है वो समुदाय के संयोजन से होता है। बायोम विभिन्न तरह के पारतंत्रों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने कई बार डिस्कस की कि पारतंत्र मिलकर ही एक बायोम का निर्माण करते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जो सेशन है ये ख़त्म होता है यहीं पर, और इसके बाद हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके प्लीज़ 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 कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन पसंद हो तो ज़रूर कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स।